और दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, जिस पे आप किसी भी सेक्शन की, किसी भी कानून की मोटी मोटी जानकारी ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो कि एलएलबी के हैं या एलएलबी करना चाहते हैं, या उनके सब्जेक्ट में कोई लॉ का ऑर्डर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉ ऑफ टॉर्ट, कुछ भी हो, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा जाए इसकी मोटी जानकारी देता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक्स पार्टे डिसीजन जो होते हैं कोर्ट के, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में एक्स पार्टे केस जो होगा वो एक डाइवोर्स का केस के बारे में है, कि तलाक का केस। अब आप कहेंगे एक्स पार्टे क्या होता है? पार्टे होता है पार्टी, एक्स होता है दूर, पुराना, भूतपूर्व। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि एक पक्ष जो कि प्लेंटिफ या एप्लीकेंट कहलाएगा या कंप्लेनेंट कहलाएगा, वो कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन देता है जिसको प्लेंट कहा जाता है, और जिसके अपोजिट वो, या जिस पर वो ब्लेम लगा देते हैं, कोई क्लेम किया जाता है, उसको कहते हैं अपोजिट पार्टी, रिस्पोंडेंट। ठीक है, या अदर पार्टी या सेकंड पार्टी भी कर देते हैं। तो अब दोनों का केस में हाजिर होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एडवोकेट भी बन जाते हैं, तो वो कोर्ट के सामने उस पार्टी की जो कि एब्सेंट है दलीलें रखते हैं। अब एक पार्टी लगातार सम्मन, नोटिस वगैरह देने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, ना उनके तरफ से कोई एप्लीकेशन दी जाती है कि वो इस रीज़न ऑफ एब्सेंस देनी पड़ती है, कि ड्यू टू सो एंड सो। ठीक है ना, तो वो हाजिर नहीं हो सकते हैं। तो फिर कोर्ट उनके ऊपर विश्वास करते हुए उनकी तरफदारी में एक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे देता है। लेकिन जब कोई पार्टी रिस्पॉन्स ही नहीं देती, तो फिर जो पार्टी हाजिर होती है सिर्फ उसी की सुनवाई होती है और उसके पक्ष में ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि जो पार्टी एब्सेंस है वो अपने आप ही मन में हार गई है, दिमाग में हार गई है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो रही। तो दूसरे पक्ष को, जो कि सारी कठिनाइयों के बाद भी कोर्ट में हाजिर है, फिर उसको सच्चा मान लिया जाता है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं एक्स पार्टे केस। अभी डाइवोर्स में भी ऐसा होता है। चलो आज बात करते हैं कि एक्स पार्टे इन डाइवोर्स क्यों और कैसे होता है। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दोनों पार्टीज यानी कि या तो हस्बैंड जो या वाइफ जो कि डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो अपनी डाइवोर्स की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में दे सकते हैं। ये लोग बहुत पूछते हैं कि क्या एक्स पार्टी डाइवोर्स लेना फ़ायदेमंद रहेगा, या क्या उसको ऐसा करना चाहिए, इसके बारे में सलाह मांगते हैं। देखिए, जो
मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसमें जो पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में अपनी कंप्लेंट या एप्लीकेशन या प्लेट फाइल कर सकते हैं। देखिए, जो केस कोर्ट में आते हैं, ठीक है ना, कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस लड़े जाते हैं, ये एक्स पार्टे का जो लीगल टर्म है, ये डाइवोर्स के लिए तभी लागू होता है जबकि वो केस कोर्ट में लड़ा जा रहा है। यदि कोर्ट के बाहर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, मीडिएशन में या कैसे हो रिश्तेदारों के बीच बचाव में करने से वहाँ का एक्स पार्टे कोर्ट वाला नहीं माना जाता है, कोर्ट में नहीं हो सकता है। और ये भी समझ लीजिए कि केस के चलने के बाद एकदम कोई भी ये अप्लाई नहीं कर सकता कि उसको एक्स पार्टे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, ऐसा वो बिना किसी कारण के नहीं कह सकता। अब केस जो है आपको पता ही है, कोई भी हो वो ज़्यादा तेज चलते हैं। आप देखते हैं ना, कोई मर्डर हो जाता है, कुछ होता है या रेप वगैरह, तो जनता मांग करती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, क्योंकि फास्ट ट्रैक है वो, तो वो बहुत तेज चलेगा और जल्दी निर्णय आ जाएगा। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई कचहरी में शुरू से चलती आई है, यदि उस कोर्ट में एक केस चलते हैं तो बहुत लंबे खींचते हैं। अभी डाइवोर्स के केस में भी जब धीरे धीरे एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी स्टेज पार होती है, तो फिर जाके कहीं ऐसी एक स्थिति कभी कभी आ जाती है। हर केस में नहीं होता है, लेकिन किसी की केस में आ भी जाती है कि वो एक पार्टी कोर्ट में हाजिर होना ही बंद कर देती है, तब एक्स पार्टी की फाइल खुलती है। अब जो पार्टी केस फाइल करती है, हस्बैंड फाइल करता है तो, या वाइफ केस फाइल करती है तो, एक्स पार्टी डिसीजन के लिए वो तो हमेशा कोर्ट में आते हैं, क्योंकि वो दुखी हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है डाइवोर्स की, तो वो तो आते ही हैं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट होता है, सेकंड पार्टी, विपक्ष, वो किसी वजह से, हो सकता है कि उसको अपने बचाव का रास्ता नहीं मिल रहा, वो ये नहीं बता पा रहा कि कंप्लेनेंट, एप्लीकेंट, प्लेंटिफ, जो भी कह लो, उसने जो डाइवोर्स का क्लेम किया है वो सच्चा है या झूठा है, वो इस चीज़ को दावा नहीं कर पाता, इसलिए वो एक किस्म की हार मान के, जो अपोजिट पार्टी है वो हार मान के घर बैठ जाती है। तब एक्स पार्टी डिसीजन, जो पार्टी प्रेजेंट होती है उसके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि कोर्ट मानता है कि जिसने एप्लीकेशन दी है वो जो है पीड़ित है। अब देखिए, नेचुरल जस्टिस जो है ये न्याय का बहुत बड़ा हथियार है। नेचुरल जस्टिस मतलब कि कुछ बनावटी नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक तरीके से जो केस, क्योंकि लोगों की जिंदगी प्राकृतिक तरीके से चलती है, ठीक है, रिश्तों की जो लड़ी है, रिश्तों का जो धागा है वो नेचुरल है, लेकिन इंसान जो है, ये रिश्ता नेचुरल है, लेकिन दोनों पक्ष में से कोई एक दूसरे को धोखा दे सकता है या और कुछ ऐसा काम कर सकता है
इसके लिए एक अलग वीडियो में बताया जाएगा कि डाइवोर्स लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड होते हैं, उसके लिए अलग बताएंगे। लेकिन अब ये सोच लो कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस के लिए कोर्ट में दोनों पक्षों को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं, सम्मन पे सम्मन भेजे जाते हैं। एकदम नहीं है कि पार्टी आ नहीं रही और एकदम कोर्ट भड़क के एक्स पार्टी डिसीजन दे दे। वो बहुत मौके देता है, लेकिन उन मौक़ों पर फ़ायदा उठा के दूसरी पार्टी नहीं आती है, कोई एप्लीकेशन छुट्टी की फाइल नहीं करती है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करने के लिए नहीं कहती है। तो फिर यहाँ नेचुरल जस्टिस का मामला जरा तेज हो जाता है। नेचुरल जस्टिस ये है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले, ठीक है। तो विपक्ष को ये मान लिया जाता है कि वो जानबूझ के एब्सेंट है, कि वो इस केस को लड़ नहीं पा रहा, अपना केस डिफेंड नहीं कर पा रहा। ऐसे केसों में जो पार्टी नहीं आ रही है उसको एक्स पार्टी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और कोर्ट अपनी डिक्री वाला जो भी है वो इशू करती है जजमेंट। कई बार क्या होता है कि जो पार्टी एक्स पार्टी हो गई है, यानी केस में एब्सेंट रही है, अब एक्स पार्टी डिसीजन आने के बाद फिर कोर्ट का दरवाज़ा खड़काती है कि उसको सुनवाई का मौका दिया जाए, अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट इसको मना नहीं करता है, कोर्ट उसको मौका देता है। हियरिंग जो होती है उसकी डेट, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देता है कि इस तारीख को फिर दोनों को नोटिस या सम्मन भेजे जाते हैं, दोनों पार्टीज को कोर्ट में हाजिर होने के लिए। अब एक पार्टी नहीं आती है, और जब कोर्ट एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है तो ये नहीं होता कि एक्स पार्टी डिक्लेयर किया तो दूसरी पार्टी जो कोर्ट में उपस्थित है उसको एकदम उसकी फेवर में डिसीजन जजमेंट पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब उस पार्टी को जो कि कोर्ट में आती रही है उसको ये कहा जाता है कि तुम बाकी के केस के जो एब्सेंट एविडेंस वाला है, तुम्हारे सबूत वाला विटनेस वो पेश करो, उसको भी देखा जाता है। ये नहीं है, अब देखिए अभी एक ने झूठा केस कर दिया और दूसरा पक्ष जो है अपोजिट पार्टी सच्ची है, लेकिन उसको कहीं बंधक बना दिया है या धमकाया गया है कि तुम ऐसे करोगे तुम्हारे परिवार के साथ ही होगा, तुम्हारे साथ ही होगा, या उसको कोई रोड एक्सीडेंट जैसी घटना करके मजबूर कर दिया जाता है कि वो हॉस्पिटल जाके अपने उसमें नहाए। अब ना तो किसी घटना दुर्घटना के वजह से वो पार्टी कोर्ट में आ पाती है, ना उसके एडवोकेट को हाजिर किया जाता है। तो ये कई कारण होते हैं। अब उसको पति को भी मौका दिया जाएगा, अगर पति ने कंप्लेंट की है, अगर पत्नी ने कंप्लेंट की है तो उसको मौका दिया जाएगा कि तुम अपने केस जीतने से पहले अपना पूरा पक्ष रखो, ताकि पता लगे कि वाकई तुम सच्चे हो या नहीं। क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, इनकी कहानियों पे आपने कई पिक्चरें भी देखी होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पिक्चर है वो इंसान के जीवन पर ही आधारित है, इंसान के रिश्ते, इंसान के व्यवहार, इन्हीं सब को लेके पूरी उपन्यास, पूरे नावल, पूरी कहानियाँ, लघु कथाएँ, कविताएँ इंसान के रिश्ते पर ही हैं, चाहे वो वास्तविक हो या ना हो। अगर बनावटी है तो भी वो ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए दिखाया गया कि किसी के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। आप पिक्चरों को आप देखिए तो उनको ये नहीं है कि ये झूठी कहानी बनावटी कहानी है, वो बनावटी कहानी है
लेकिन कहानी के अंदर जो तत्व है, जैसे जैसी घटनाएं होती हैं ऐसी घटनाएं वाकई इंसान के जीवन में होती हैं। तो अब पति को या पत्नी को, जो भी पहली पार्टी है, मतलब एप्लीकेंट है, प्लेंटिफ है, उसको कहा जाएगा कि तुम अपने पक्ष में सारा केस हमें बताओ। अब जो पहली पार्टी है, जो कोर्ट में हमेशा हाजिर रही है, वो अपने एफिडेविट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो कुछ भी है, एविडेंस हो, विटनेस हो, वो सारे कोर्ट के सारे सामने प्रस्तुत करेंगे। अब जो पार्टी आ नहीं रही है, एक्स पार्टी हो गई है, उसको कोई मौका नहीं मिलेगा केस में कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करे किसी विटनेस को, एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं उनको सच्चा झूठा साबित करे। सच्चा तो नहीं करेगी, झूठा ही करेंगे, तो वो उसको मौका नहीं मिलेगा। तो वो केस में अपनी दलीलें, अपना पक्ष नहीं रख पाएगी, अपने गवाहों को पेश नहीं कर पाएगी, अपने एविडेंस सबूत नहीं दे पाएगी। डाइवोर्स के केस में जो पक्ष एक्स पार्टी डिसीजन से जीत जाता है, उसको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तवे पे पानी की छींट डालने से जो बुलबुला उठेगा, भाप उठेगी, वैसा है। ठीक है। अब जो पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही थी, केस हार गई है, एक्स पार्टी हो गई है, वो कभी भी दोबारा कोर्ट को ज्वाइन कर सकती है और अपना पक्ष कोर्ट के आगे रख सकती है। इसलिए जो जीत जाए एक्स पार्टी डिसीजन, वो ज़्यादा खुश ना हो, इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अपोजिट पार्टी जो एक्स पार्टी हो गई है, वो किसी भी टाइम कोर्ट को एप्लीकेशन दे के फिर केस को ज्वाइन कर सकती है। फिर कोर्ट डेट ऑफ हियरिंग इशू करने लगता है, तब पत्नी या पति जो भी एक्स पार्टी हो गया है, जो भी हारा है, वो अपना पक्ष रखेगा, एविडेंस, विटनेस वगैरह सब रखेगा, आर्गूमेंट करेगा कि उसके ना आने का क्या कारण था। अब जो पार्टी एक्स पार्टी हो गई है, वो अंडर अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकती है कि वो जब कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी तो उसे एक्स पार्टी किया गया है, लेकिन अब वो बताएगी कि कोर्ट में ना आने की क्या वजह थी, ग्राउंड्स ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑन डेट ऑफ हियरिंग, while the party has received the notice or summons and received it but was unable to be present in the court to counter the case। यदि इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट देखता है कि रीजनेबल रीज़न है, तो फिर वो केस के जो डिक्री या ऑर्डर उसने दिए थे उसको सेट असाइड कर देता है। ठीक है। अब फिर जिस पॉइंट पे वो पार्टी एब्सेंट थी, उसी पॉइंट से फिर दोबारा केस शुरू हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग्स वगैरह जो दी जाएंगी। जब एक्स पार्टी सेट असाइड किया जाता है, तो फिर वहीं से जहाँ से हुआ था, फिर उस पार्टी को मौका दिया जाता है। सेट असाइड के बाद केस दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर होने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि जिस पॉइंट पे वो गैर हाजिर हुई थी, उस पॉइंट से दोबारा केस स्टार्ट हो जाएगा।
ऑर्डर 9, रूल 7 पे वो जो अपने आने का न आने का कारण देती है, तो कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, अपने डिसीजन को सेट असाइड कर देता है और केस रेस्टोर होगा और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दी जाएगी। लेकिन बाई चांस रेस्टोर कराने के बाद भी वो पार्टी पहली डेट पे नहीं आती, तो उसको 20 दिन के अंदर दोबारा केस को फाइल करने का मौका मिलेगा कि 20 के अंदर के अंदर वो आए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो फिर भी उसको एक मौका दिया जाएगा, उसके साथ एक जो अपने एब्सेंस की दोबारा जो एक बार एब्सेंस हो गई है रिस्टोर होने के बाद, तो उसकी कंडमनेशन के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी अलग से कि वो इस कारण से दोबारा चांस मिलने के बाद भी नहीं आ पाए। कोर्ट से उस एप्लीकेशन के द्वारा डिले को कंट्रोल कराया जाएगा, कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद केस आगे चलेगा। यह मामला थोड़ा सा फंस जाता है कि कोर्ट को कई बार लगता है कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ये जो कंडोलेंस है कोर्ट तभी करेगा जबकि एब्सेंट रहने वाली पार्टी अपने पक्ष को जस्टिफाई कर देगी, जस्टिफाइड रीजंस ऑफ एब्सेंस दे देगी, तभी कोर्ट उसके फेवर में कुछ एक्शन लेगा, यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देगा। ये सवाल हमसे बहुत पूछा जाता है कि एक्स पार्टे डिसीजन का कोई फ़ायदा होता है या नहीं। तो हमारे मुताबिक ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना कि जिसको जिताया गया है, जो जीत गया है, वही सच्चा था। क्योंकि केस आगे बढ़ता तो सच्चाई का आगे जाके फिल्ट्रेशन होता कि कौन सा पक्ष सही है, किसके पक्ष में ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन अब जो एक्सपर्ट डिसीजन या डिक्री आई, वो टेक्निकल ग्राउंड पे आई है कि भाई दूसरी पार्टी आई नहीं। अब इससे ये नहीं पता लगता ना कि वो पार्टी झूठी होगी। मैंने पहले ही दिखाया कि कई फिल्म में आपने देखा होगा कि किडनैप कर दिया जाता है, धमकाया जाता है बंदूक की नोक पे, या बच्चे को किडनैप या वाइफ को किडनैप या किसी को कर लिया जाता है, या कोई उसके कार के पास या कहीं घर के पास ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है। तो ना तो कोई विटनेस यानी गवाह या फिर केस की पार्टी कोर्ट में हाजिर हो पाती है। तो अब जो एक्सपर्ट डिग्री किसी को मिली है वो मेरिट पे नहीं मिली है ना, वो उसको मतलब एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक डिग्री मिल गई है, चाहे वो झूठा ही हो, लेकिन मिल गई। तो इसमें भी ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ की किसी ग्राउंड पे पीछा छूटा। लेकिन देखिए, जो पार्टी हार गई है अभी भी उसके पास पूरा मौका होता है कि वो दोबारा केस को खुलवाए, दोबारा केस चला सके, जो कि ऑर्डर 9 रूल 7 के हिसाब से होगी, ठीक है। उसको मौका मिलेगा कि आके वो दोबारा केस को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करे विद द रीजंस ऑफ बीइंग एब्सेंट। क्या मजबूरियाँ थी, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तब भी तुम डरे डरे रहो। अब क्या होता है, कई लोग गलत नीयत से किसी और जगह शादी करने की वजह से, या वो पहले से ही बच्चे वाले या शादीशुदा हैं, तो तलाक के बाद वो अपने पुराने रिश्ते वाले घर में चले जाए और कोर्ट में ये एप्लीकेशन आ जाए कि ये मेरी मजबूरी थी इसलिए हम आ नहीं सके, तो फिर कोर्ट जो है
केस को दोबारा खोलेगा। और तब यदि इसकी कलई खुल जाती है कि जीतने वाले महाराज जो है या महारानी वो तो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ मैरिज के रिश्ते में आए थे और बैड इंटेंशन से ही उन्होंने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया था, और पत्नी होगी तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस का है उसमें भी फंस जाएगी कि तुमने मेंटेनेंस भी मांगा था पर तुम झूठी निकली, तो केस अलग चलेगा। इसलिए किसी को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम जिस रिश्ते में दोबारा जाना चाहते हो ना वापस पुराने किसी रिश्ते में, तो उधर मत जाओ, अभी भी तुम कहीं और ही लेह लद्दाख में झुमरी तलैया में जाके आराम से अलग रहो ताकि तुम्हारी कलई ना खुले। लेकिन इसमें बढ़िया कानून की बात ये है, पॉइंट ये निकल के आता है कि अब एक्स पार्टे डिग्री मिल गई किसी को और वो चाहे खुश हो या ना हो, लेकिन जो पार्टी एब्सेंट थी वो एक लंबे समय तक चुप बैठी रहे और उसके बाद अप्लाई करे, तब फिर कोर्ट में उस एप्लीकेशन या कंडोलेंस वाला की कोई कीमत नहीं रह जाती है। इसलिए यदि जो पार्टी एक्स पार्टी हार गई है, डाइवोर्स केस का एक्स पार्टी हार गई है, वो फिर मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी केस को दोबारा खुलवाएं, रीओपन कराएं, ताकि बहुत देर हो जाने पर फिर गाड़ी 3-4 स्टेशन पार कर जाएगी, फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, आपको मैंने डाइवोर्स एक्स पार्टे केस के ऑर्डर और डिक्री के बारे में बताया और मोटी मोटी जानकारी मैंने दी है जो आपको बहुत यूज़फुल महसूस होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे संबल को बढ़ाइए। इनेबल मी टू कीप ऑन माई laborious work to make such videos for all of you। आप बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन सारा ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट द्वारा बताइए कि यदि कोई और जानकारी चाहें या किसी और केस के बारे में या कुछ सुनना चाहें तो मैं उस पर वीडियो एकदम लाऊंगा फटाफट। जैसे ही मैं कोर्ट से लौटता हूँ, मैं कोर्ट से चलने से पहले ही सोच लेता हूँ कि आज किस चीज़ पे मिलना है। अब दिल्ली से गाज़ियाबाद आने में टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कानून की जानकारी सबको हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक इस वीडियो को देखा।